हाई स्कूल क्लासेस के एक धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेटर बनाने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विषय गणित का सेकेंड मॉडल पेपर। स्टूडेंट आप याद रखिएगा, कोई भी यूट्यूबर आपको ओरिजिनल पेपर से पहले प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं भी इसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको ओरिजिनल पेपर बता सकता हूँ कि ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, मैं स्टूडेंट आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको 4 मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा। इन 4 मॉडल पेपर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, चारों मॉडल पेपर के सारे प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी कक्षा में मैथ में टॉप करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। पहला आपके सामने प्रश्न है, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब याद रखिएगा, परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, है ना। अब यहाँ पे समझिए √3 23 है। 23 को क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। और यदि 225 है हमारे सामने तो 225 को हम 15 लिख सकते हैं। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। और ये हमारे सामने आवर्त में लिखा है, मतलब इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? परिमेय संख्या नहीं है। तो √23 ही ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए पर टिक करना है। स्टूडेंट मैं आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ आपको फायदा होने वाला है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। निरपेक्ष मान का मतलब होता है हमें हमेशा पॉजिटिव संख्या लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या। तो हम किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान लेंगे तो चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो निरपेक्ष मान हमेशा धन में आता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट? धन संख्या लिखना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? धन संख्या पे आपको टिक करना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या लिखा है ध्यान से देखिए। 2x + 5 का शून्यक। अब शून्यक क्या होता है? शून्यक मतलब दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर करना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 2x + 5 बराबर करेंगे 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -5 होगा। और x बराबर कितना हो जाएगा? -5/2। तो हमें -5/2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी पर। तो बी पर हमें टिक कर देना है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, जब आंकड़े संतत और बहुत अधिक हों तब किस आलेखीय निरूपण का प्रयोग लाभप्रद है। तो जब आंकड़े संतत होते हैं तब वहां पे सबसे लाभप्रद होता है बेटा आपका आयत चित्र। क्या होता है? सबसे लाभप्रद आयत चित्र। ठीक है, और उससे भी लाभप्रद होता है बारंबारता बहुभुज। देखिए यदि आंकड़े सीमित है तो हम आयत चित्र लगा सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं तो हमेशा हमें क्या बनाना है? बारंबारता बहुभुज। ठीक है, आप पढ़े होंगे बारंबारता बहुभुज ऐसे बनता है। ठीक है, जैसे वैल्यू रहती है इसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ चलता है। अगला प्रश्न है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, x³ - 4x² + x + 6 P0 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ जहाँ में x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 रखना है। तो 0 का क्यूब -4 × 0 का स्क्वायर + 0 + 6। स्टूडेंट पहला दूसरा तीसरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, हमारे पास +6 हमारा आंसर होगा। तो +6 पर हमें टिक कर देना है ऑप्शन नंबर डी पर। एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? स्टूडेंट याद रखिए, यदि y अक्ष पर स्थित है तो x का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो x का मान हमेशा हमें किस में 0 दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए पे। तो 0y हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 0 तो मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न क्या लिखा है? x + 2y = 5 में यदि x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा? देखिए x की जगह में हमें क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 + 2y = 5, ये हमारा बनेगा समीकरण। तो 2y = 1 का हम पक्षांतर करेंगे तो 5 - 1 4 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो y का मान कितना आ गया हमारे सामने? 2 आ गया। तो हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है।
क्षैतिज रेखा को और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? देखिए, क्षैतिज रेखा का मतलब होता है स्टूडेंट बाएं से दाएं और ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब होता है ऊपर से नीचे। तो हमें पता है क्षैतिज रेखा बाएं से दाएं ये क्या है, हमारा एक्स अक्ष है, और ऊपर से नीचे वाले को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। आपको ये लिखना था इस प्रश्न में। हमेशा ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, वह कोण, देखिए पहला क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। एक ही वृत्तखंड, अब एक ही वृत्तखंड में बने वाले कोण क्या होते हैं स्टूडेंट, हमेशा बराबर होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इसमें बराबर लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या लिखा है, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो परंतु 360 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? तो यदि किसी कोण का स्टूडेंट मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 308 डिग्री से कम हो, उसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। क्या लिखना है आपको, प्रतिवर्ती कोण। अगला प्रश्न है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं? देखिए, यदि हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक ऐसे गई एक ऐसे गई, तो इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये और इसका शीर्ष अभिमुख कोण ये। तो बेटा शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, और जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो 180 अंश होता है। कैसे? हमारे पास कोई सर्किल है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, यदि हमारे पास कोई सर्किल है, देखिएगा क्या हमारे पास कोई सर्किल है और सर्किल के अंदर हम कोई क्या बना दें बेटा, चतुर्भुज बना दें। देखिएगा सर्किल के अंदर क्या बनाना है, हमें एक चतुर्भुज बनाना है। देखिए ये हमारे पास एक सर्किल हुआ और उसके अंदर हम एक क्या बना दिए, चतुर्भुज बना दिए ये। तो ये चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और इसके सम्मुख कोणों का योग हमेशा क्या होता है बेटा, 180 होता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 180 डिग्री लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण। ये प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में आता है। एक्स अक्ष का यदि समीकरण पूछे तो y बराबर 0, और यदि y अक्ष का समीकरण पूछता है तो x बराबर 0। तो पहले का हो जाएगा y बराबर 0 और दूसरे का हो जाएगा x बराबर 0। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए यदि हमारे पास दो भुजाएं बराबर है तो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। और यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। तो दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो किससे मिलाना है, समबाहु त्रिभुज से मिलाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए ये प्रश्न आप अपने टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़े होंगे। मध्यिकाएं क्या होती हैं, याद रखिएगा। यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है तो किसी भुजा से हम दूसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने के लिए जो रेखा खींचते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं, ठीक है। और ये तीनों मध्यिकाएं जहाँ पास आपस में मिलती हैं उसे बेटा केंद्रक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं या केंद्रक बोलते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका केंद्रक। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, याद रखिएगा। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सत्य और असत्य बताइए। यूक्लिड एलिमेंट में साध्यों की कुल संख्या 465 है। तो बेटा ये बात एकदम सही है। जो यूक्लिड का साध्य प्रमेय है उसमें कुल 465 प्रमेय है। कितने प्रमेय है, 465। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखिए क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज। यदि हम कोई समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज कैसे ऐसे होता है, तो जो इसका विकर्ण होता है इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये बात भी क्या है, एकदम सही है। ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपदों का जो गुणनफल होता है उन दोनों बहुपदों के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, इसको भी क्या करना है, सही लिखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न क्रमांक 4 इसी का। y बराबर 0 एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। देखिए यदि y का मान 0 है, सपोज करिए
y का मान 0 है मतलब, और x का मान 4 है। मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पे है 4 और 0, तो कहाँ पर निर्देशांक इसका स्थित होगा? 4 और 0 यहाँ पे स्थित होगा। और हम रेखा खींचेंगे तो ऐसी रेखा आएगी, मतलब y अक्ष के समांतर आएगी। देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? y बराबर 0 x अक्ष के समांतर, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं x अक्ष से समांतर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चौथा नंबर भी क्या है? सही है। y बराबर यम एक्स किस प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है? ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। यदि y बराबर यम एक्स है तो मूल बिंदु से रेखा जाएगी। इसमें भी क्या लिखना है? सत्य लिखना है। 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल 1 और 4 है। मतलब x का मान हम 1 रखें और y के मान में 4 रखें तो कितना आना चाहिए? 12। तो 2 1 कम 2 और 4 3 12, कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें बोला है बेटा बहुपद की घात बताइए। तो घात से तात्पर्य है अधिकतम घात। अधिकतम घात कितना है? हमें यहाँ पे दिख रहा है 5 है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 5। अर्धवृत्त में बने कोण की माप। तो अर्धवृत्त में हमेशा क्या बनता है बेटा? समकोण बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 90 डिग्री। समकोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। अगला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या लिखना है हमें? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगला प्रश्न है वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो मध्य बिंदु को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ग चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आयतों के क्षेत्रफल संगत बारंबारता के क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं बेटा? हमेशा समानुपाती होते हैं। याद रख लीजिएगा, नया प्रश्न है, हमेशा आता है। क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है रैखिक समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? तो 1 होती है। कितनी होती है बेटा? 1 होती है। चर रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है हमारे पास ax प्लस बी बाई, ठीक है, प्लस सी बराबर 0। ये होता है रैखिक समीकरण। तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम 2-2 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आई होप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर पे। तो बेटा आप देखिए, इस वीडियो हम केवल आपको 2-2 नंबर के प्रश्न बता रहे हैं। इसमें मैं आपको सॉल्व करवाने लगूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सा चैप्टर आपका वीक है और कौन से चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं उस चैप्टर का सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ इस मॉडल पेपर के सारे सोल्यूशन। फिलहाल आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आता है P/Q के रूप में बदलने को आता है और परिमेयकरण करने को आता है। इसके बाद देखिए बहुत सरल है। क्या लिखा है? 0.47, इसको हमें P/Q के रूप में बदलना है। तो क्या करते हैं, इसको हम x के बराबर मानते हैं। देखिए इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है आपको? 47 माइनस जिसमें आवर्त नहीं लगा है, 4 में आवर्त नहीं लगा है तो 4 लिखना है, और बटे में 9 लिखने के बाद एक अंक में आवर्त नहीं लिखा है तो एक 0 लिख देंगे। तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 43/90। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल आंसर लाना है। तो इसके अलावा जैसे छोटे जो क्वेश्चन है मैं आपको इसी वीडियो में बता सकता हूँ। जैसे 64 के पावर में 1/2 लिखा है। 64 को आप क्या लिखेंगे? 8 के घाते 2, और इसके घाते में है बेटा 1/2, तो घात में 1/2 करेंगे। ठीक है, और इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको उत्तर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर 8 हो जाएगा। इसमें बोला है दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 10 में हम 3 का यदि भाग देंगे बेटा, यहाँ पे किसका 3 का भाग, तो 3 तिकाई 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो कितना आ जाएगा? 3 तिकाई 9, तो ये कितना आ जाएगा? 3.3 आवर्त। ठीक है, दशमलव प्रकार किस प्रसार है? तो इसमें आपको लिख देना है आवर्ती है। कैसा है? शांत है लेकिन अशांत और आवर्ती। क्या लिखना है? अशांत और आवर्ती। अशांत है लेकिन आवर्त आ रहा है, ये आपको लिखना है। इसके बाद अगले प्रश्न में इस बहुपद में आपको एक बार p की जगह में 0, y की जगह में 0 रखना है और एक बार y की जगह में 1 रखना है और बहुपद का मान बताना है। इसके बाद इसमें क्या बोला था? भुज एवं कोटि का निर्देशांक बताइए।
तो भुज क्या होता है बेटा, पहला मान जो आपको x अक्ष का निर्देशांक दिख गया तो इसमें भुज हो जाएगा 4 और कोटि क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा माइनस में, ये आपको लिखना था। चतुर्थांश किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुर्थांश जहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ऐसा आपको लिखना था। अगला प्रश्न क्या है, निर्देशांक पद्धति में भुज एवं कोटि किसे कहते हैं, तो आपको सीधा लिखना है x अक्ष के निर्देशांक को भुज और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है, ऐसे आंसर करना था। अगला प्रश्न क्या है, किस चतुर्थांश में स्थित है ये बताना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं डिटेल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ सारे क्वेश्चन का। इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनका आपकी स्क्रीन के थ्रू मैं आपको आंसर बता सकता हूँ उसका मैं केवल आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। 5 और 6 ये भी प्रथम चतुर्थांश में है। -5 और 3 मतलब माइनस जाइए इसके बाद प्लस जाइए, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है। 4 और -5 ये किस में है, द्वितीय में। तो पहला पहला दूसरा और दूसरा आपको ये लिखना था। अगला प्रश्न क्या है, देखिए के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 को हल करिए। देखिए क्या करना है, x की जगह में 2 रखना है तो 2 गुणे 2 प्लस y की जगह में 1 तो 3 गुणे 1 तो 2 दूना 4 और 3 7, तो k का मान कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये आपको लिखना था। इसमें 5 हल बताना है तो आपको क्या करना है, एक बार x की जगह में 0 फिर x की जगह में 1 फिर 2 और इसके बाद -1 और -2 रखना है तो हमें y का अलग अलग 5 ठो मान मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे हल करेंगे। इसके बाद क्या बोला है ये हमने आपको बता दिया। सेम क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यूक्लिड के 2 अभिग्रहीतों को लिखना है और इसके अथवा में सिद्ध करना है कि AC जो है AB का हाफ है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा है, A और B के बीच एक बिंदु C है, यहाँ पे A हो गया यहाँ पे B हो गया, इसके बीच में क्या है C, और कंडीशन क्या दी है, AC BC के बराबर है, मतलब AC BC ये दोनों लंबाई आपस में क्या है बेटा, बराबर है, A इसके बराबर है। कैसे हल करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए AC प्लस BC किसके बराबर होगा, AC के, तो हम ऐसा लिख सकते हैं AC प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब हमें पता है AC BC बराबर है तो BC के जगह में हम AC रख सकते हैं, तो AC प्लस AC बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AC प्लस AC बराबर AB होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 2AC। 2AC किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो AC का मान हो जाएगा 1/2 इंटू AB। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए कितना सरल है, तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इन दोनों प्रश्नों को मैं आपको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इनका मैं डिटेल सोल्यूशन आपको 6 पार्ट में प्रोवाइड करा चुका हूं। आप यहां पे रैंडमली, ठीक है, शॉर्ट में करना चाहें तो देखिए यदि ये 130 है, ध्यान से समझिएगा, यदि ये 130 तो ये भी 130, दोनों सी सम्मुख कोण, और ये दोनों रैखिक युग्म हैं। रैखिक युग्मों का योग 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 50 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 130 मिल जाएगा। तो x बराबर 130 आ जाएगा आपका, और y बराबर कितना आ जाएगा आपका, y बराबर भी 130। ठीक है, इतना सरल है। देखिए इसके बाद इन सारे प्रश्नों का बेटा मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी चैप्टर में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस सवाल का सलूशन आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप यहाँ पे सारे प्रश्न देख लीजिए इस पेपर के। ठीक है, इसके बाद आपका गुणनखंड आता है, इसके बाद अगला चैप्टर आपका वृत्त से है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हीरोन्स फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर करके, कि क्वेश्चन नंबर है ना, जैसे 15 आपसे नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।